रघुवंश महाकाव्य में त्रयोदश सर्ग का 15वां श्लोक। 14वां। अच्छा, तो लिख लीजिए व्याख्या। पय हाँ, कहाँ तक लिखे हैं बोल दीजिए। मत्यंत माँ भाति। हो गया, पूरा हो गया। हाँ। 15वां श्लोक। दूरादयश्चक्र निभस्य तन्वी। दूरादयश्चक्र चक्र निभस्य तन्वी। हाँ। तमाल ताली। वनराज लीला। वनराज नीला। नीला। पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। आभाति बेला। लवणाम्बुराशेर। राशेह लवणाम्बुराशेह तालब्यशाह। दूरात तन्वी। एक मिनट। आभाति बेला लवणाम्बुराशेह धारा निबद्धेन निबद्धेव कलंक रेखा। अन्वयः। अयश्चक्र निभस्य लवणाम्बुराशेः बहुत तेज चमक रहा है। वही दूरात तन्वी तन्वी तनवस्था तन्वी। हाँ। तमाल ताली ताली वनराज नीला वेला धारा निबद्धा कलंक रेखा इव आभाति। व्याख्या। अयश्चक्र निभस्य लोह चक्र सदृशस्य
लोह चक्र सदृशस्य सदृशस्य लवणाम्बुराशेर दूरात संयुक्त दूरातंत्र्य लवणाम्बुराशेर दूरातंत्र्य णुत्वेन नहीं णुत्वे नाव ट ठ ड ढण णुत्वे 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 त णुत्वे नाव भासमा नहीं लवणाम्बुराशेर दूरातंत्र्य णुत्वे तंत्र णुत्वे नाव भासमाना णुत्वे णुत्वे तो व संयुक्त एकार णुत्वे णुत्वे णुत नहीं ठ ढ ण ण हरस्व उकार त व संयुक्त एकार णुत्वे णुत्वे नहीं णुत्वे त व संयुक्त एकार त्वे त्वे नहीं दो कहाँ से ला रहे हैं हम तुआ बोल रहे हैं हाँ त्वे णुत्वे हाँ णुत्वे हाँ रू नहीं है वैसे ण है ट ठ ड ढ ण में हरस्व उकार टवर्गी ण में हरस्व उकार त व संयुक्त एकार णुत्वे नाव भासमाना तमाल ताली बनराजी भिर नीला बेला तीर भूमिर धारा निबद्धा चक्राश्रिता कलंक रेखा मालिन्य रेखेव आभाति मालिन्य रेखाम तू कलंक माहु इति दंडी लेखक हैं, कवि हैं, संस्कृत महाकाव्यों के महान कवि हैं दंडी। अब भगवान कह रहे हैं भगवती सीता से कि देखो दूर होने के कारण, दूरी के कारण लोहे के हाल समान पतला
कभी बैलगाड़ी में लकड़ी का चक्का होता था, उसके ऊपर हाल चढ़ाए लोहे का चक्र, हाल चढ़ा करके उससे लोग उसको कटही गाड़ी बोलते थे, जो कादों में कहीं नहीं फंसती थी गाड़ी। तो हाल, वही हाल यहाँ पर है कि लोहे के हाल समान पतला, ताल और तमाल वृक्षों के समूह से काला दिखाई देने वाला यह समुद्र तट ऐसा दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब, समुद्र के किनारे ताल और तमाल आदि का जो वृक्ष था उससे काला दिखाई दे रहा था दूर से, समुद्र के किनारे दूर से किनारे किनारे काला दिखाई दे रहा था। हाँ, काला। और काला दिखाई देने वाला ये समुद्र का तट ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? मानो चक्र की धार पर मूर्छा जम गया हो। चक्र की धार पर मूर्छा जम गया। मूर्छा जमने से थोड़ा सा मलिन दिखाई देता है। लोहा का चमक एक अलग है, और वो जब मूर्छा खा जाता है तो मलिनता आ जाती है। कलंक शब्द उसी से है कि दंडी ने कहा कि मालिन रेखाम तो कलंक माहू। मालिन रेखा, जो गंदी मलिन जो रेखा है, उसको कलंक के रूप में माना जाता है। तो जिस प्रकार जंग जो लग जाता है, तो जिस चक्का के हाल पर, हाल किसको कहते हैं? तो लकड़ी का जो बना हुआ चक्र था उसके ऊपर चढ़ता है, मैंने चारों तरफ से बढ़ई चढ़ाया करता था। आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं, बढ़ई उसको गरमा करके और उस पर सेट कर देता था, बिना नट बिना बोल्ट के उस पर टाइट हो। कटही गाड़ी तो छोटा चक्का केवल लकड़ी का नहीं होता था, केवल लकड़ी होता तो सड़ जाता और टूट जाता। लकड़ी के चक्र के ऊपर लोहा का भी चक्र होता था। पूरे 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 आप लोगों को नहीं पता होगा, पूछ लीजिएगा, माँ को मालूम होगा। तो वो बढ़ई चढ़ाता था, उसको गरमा करके उस पर लोहे का चक्र बना करके और उस पर उसी साइज से दे करके चढ़ा देता था और टाइट हो जाता था। और चक्र धुरी जो होता था, धुरी, तो धुरी पर जो चढ़ता था चक्का का भाग, उसके अंदर भी लोहा का अंश रहता था गोल में, और उसके अंदर सोन जिसका रस्सी बनता है, पटुआ, सुतरी, पटुआ, हाँ, तो पटुआ चढ़ा करके और उसमें जला हुआ मोबिल डालता था, अलकतरा डालता था, जिसको जो उपलब्ध होता था, उसी में चोय चाय आवाज करते हुए गाड़ी याद आई होगी आपको, चलती थी। और यदि उसमें अलकतरा और मोबिल कम हो गया तो आवाज करते चलता था वो चक्का, धुरी और उसके चक्का के बीच का आवाज निकलती थी, चोय चाय करते अपना जा रही है गाड़ी। अब तो वो गाड़ी बहुत कम दिखाई देती है या नहीं है। हम लोगों के यहाँ पहले थी वो, बाद में टायर गाड़ी हो गई। तो तो बैलेगाड़ी का नहीं, चक्का की बात हो रही है। कटही गाड़ी जो होती थी पहले, बांस का पूरा बड़ी बना हुआ बांस का, और उसमें लकड़ी का मुहरा रहता था, और बांसे बांस, ज़्यादातर कुछ लकड़ी और कुछ बांस की गाड़ी बनती थी।
अब तो टायर गाड़ी है, अब बांस की गाड़ी नहीं है। उस समय बांस का पूरा स्ट्रक्चर उसका था, बांसे का पूरा उसका बॉडी का खुट्टा खम्हा उसी तरह से। तो टायर गाड़ी में अभी लकड़ी को पूरा पूरा एकदम घेर देता है, उसमें पूरा घिरा हुआ नहीं रहता था। रस्सी से बीच बीच में एक तो बल्ला नीचे दे दिया बगल में, और बीच बीच में खूंटा खड़ा कर दिया बांसे का, और फिर ऊपर से डाल देता था एक बांस, और दोनों बांस को ऊपर नीचे रस्सी से बांध देता था। तो पूरा पूरा पूरी गाड़ी वो बांस और लकड़ी मिला करके बनती थी। और उसका चक्का जो होता था तो पूरा पूरा लकड़ी का, और अंतिम में हाल चढ़ाया जाता था। हाल माने उसके चारों तरफ हाँ लोहा का चक्र बना करके और गरमा कर चढ़ा देता था बढ़ई। और इधर कुछ दिनों से, कुछ दिन पहले तक घोड़ा गाड़ी में भी वो हाल उसके चक्का में, जिस जब तक वो लकड़ी के चक्का था उसमें, तब तक हाल उस पर भी चढ़ता था घोड़ा गाड़ी में भी। तो उसमें भी अब टायर लग गया। धुरी अलग होता है और चक्का के चक्र ऐसे है, तो उसके ऊपर लोहा चढ़ा हुआ। जब जब तक ये कच्ची सड़क थी तब तक वो कामयाब था, और जब पक्की सड़क हो गई तो पक्की सड़क में अब कादो है नहीं, कादो की दृष्टि से वो पतला चक्का बनता था। अब तो पक्की सड़क में यही गाड़ी चल रही है, और धीरे धीरे विकास होता गया और ये बात आगे बढ़ती गई। ये पुस्तक तो बहुत पहले लिखी गई है ना, तो उस समय वही चक्र था, वही गाड़ियाँ थी। तो वही उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार हाल जो चढ़ाया जाता था चक्का के ऊपर, उस हाल में मूर्छा खा जाता था, तो वो थोड़ा सा मलिन देखने में लगता था। ठीक उसी प्रकार इस समुद्र के किनारे ताल और तमाल के वृक्ष के समूह से काला दिखाई दे रहा है समुद्र। और काला दिखाई देने वाला जो यह समुद्र है, समुद्र का तट ऐसा दिखाई दे रहा है मानो चक्र की धार पर मूर्छा जम गया हो। मूर्छा जमने से थोड़ा सा मलिन रेखा आ जाती है, चमक खत्म हो जाती है, और चालू हालत जो रहती है लोहे की तो वो चमक उसमें बना रहता है, मूर्छा नहीं रहता है। तो जिस प्रकार चक्का के हाल पर मूर्छा खाया हुआ के कारण जिस तरह मलिनता आ जाती है, ठीक उसी प्रकार इस समुद्र के किनारे ताल और तमाल के वृक्षों के समूह से काला दिखाई देने वाला यह समुद्र तट कैसा दिखाई दे रहा है? मानो चक्र की धार पर मूर्छा जम गया हो। मूर्छा जम, ये सब कुछ कमी भी है दिमाग में तो दूरी के कारण लग रहा है। दूरी के कारण पहले कह रहे हैं कि दूर होने के कारण ऐसा लग रहा है। ऊपर से जा रहे थे विमान में ना, तो दूर होने के कारण जिस प्रकार यह समुद्र जो है इसके किनारे ताल और तमाल के वृक्ष समूह, बहुत सारे ताल और तमाल के वृक्ष जो समुद्र किनारे किनारे हैं, तो उसके नाते ये कालापन जो है या मलिनता जो है, देखने में जो मलिन लग रहा है समुद्र किनारा, वो कैसा लग रहा है? तो लोहे के हाल के समान पतला, वो पतला भी होता है, हाल पतला होता है तब चढ़ता था, तो लोहे के हाल के समान पतला दिखाई दे रहा है, मानो कि धार पर मूर्छा जम गया हो। जिस प्रकार लोहे के धार पर मूर्छा जम जाता है तो मलिन लगता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र के किनारे ताल और तमाल वृक्ष के समूह
के नाते और दूर होने के नाते काला दिखाई देने वाला यह समुद्र कैसा लग रहा है? जिस प्रकार हाल के लोहे में मूर्छा खा जाने से कैसा दिखाई देता है? तो मलिन मलिन दिखाई देता है, मटमैला दिखाई देता है। दूरादयश्चक्र निभस्य तन्वी, दूरादयश्चक्र निभस्य तन्वी, तन्वी, हाँ, तमाल ताली बनराज नीला, आभाति बेला लवणाम्बुरे राशेर, लवणाम्बुर राशेर धारा निबद्धेव कलंक रेखा। यहाँ कलंक शब्द जो है यह मलिनता को कलंक बोल रहा है। कलंक काला भी होता है और मलिन भाव को भी कलंक शब्द से यहाँ प्रयोग किया है। अगला श्लोक है 16वां। बेला नीलः बेला नीलः केतक रेणुभिस्ते, रेणु रे हाँ रे भिस्ते, हाँ, संभावयत्यानन 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 वयत्यानन, हाँ, मायताक्षी, पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति। मामक्षमम मंडन कालहानेर, हाँ, मंडन कालहानेर वेत्तीव बिंबांधर बिंबाधर बद्ध तृष्णम, बद्ध तृष्णम, हाँ, तृष्णम, अन्वयः हे आयताक्षी, हे आयताक्षी, वेलानिलः नीलः केतक रेणुभिः ते आननम संभावयति बिंबाधरबद्ध
तृष्णम माम मंडल कालहाने हाने विसर्ग अक्षमम अक्षमम व्यक्ति, हाँ व्यक्ति इवा व्याख्या हे आयताक्षी वेला स्यात्तीरनीरयोः स्यात्तीर दीर्घिकार डबल त, हाँ डबल त दीर्घिकार तीर नीरयोः तीर नीरयोः इति विश्वाः वेला अनिलः समुद्र तीरवायुः केतकरेणुभिस् ते भिस्ते आननम आननम संभावयति किमर्थमित्य, हाँ किमर्थ मित्यपेक्षाया पेक्षाया, हाँ विसर्ग नहीं है, मुत प्रेक्षते बिंबाधरे बद्धतृष्णम माम मंडनेनाभरण क्रियया भरण क्रियया कालहानिर विलस्तया अक्षम मसहमानम अक्षम मसहमानम कर्मणि कर्मणि षष्ठी कालहानि मसहमानम वेत्ति वा वेत्ति किम वेत्ति वा वेत्ति किम, हाँ हाँ तो पहला जो वेत्ति है वो दीर्घ इकार है वेत्तीव, और दूसरा ह्रस्व इकार, हाँ नो चेत कथम संभावयेदित्यर्थः।
हाँ, इसका कहना है कवि का कि हे विशाल लोचने, बड़ी बड़ी आंख वाली प्रिय, समुद्र तट का वायु, समुद्र तट के किनारे केतकी का फूल का पेड़ होगा। समुद्र तट का वायु तुम्हारे मुख को केतकी के पराग से अलंकृत कर रहा है। वो जो हवा का झोंका होगा ना, तो केतकी फूल के ऊपर जो पराग होगा वो उसके चेहरे पर आता होगा, माता सीता की। तो केतकी के पराग से अलंकृत कर रहा है, मानो वह यह जान गया है कि मैं तुम्हारे अधरों को का पान करने वाला और अब अधिक श्रृंगार करने की राह नहीं देख सकता। इसीलिए समुद्र हवा के झोंका से केतकी के पराग से हवा के द्वारा अलंकृत कर रहा है। ठीक है, ये 16वां श्लोक आपका आज हो गया, कल 17वां। ठीक है।